खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, खटीमा में सीएम धामी ने लोगों की तमाम समस्याएं सुनी। अधिकारियों को उन समस्याओं के जल्द निस्तारण के, समाधान के निर्देश भी जारी किए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम धामी, वहां पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और संबंधित अधिकारी जो थे उन अधिकारियों को सीएम धामी ने ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए, लोगों की इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और ज़्यादा समय सीमा नहीं रखी जानी चाहिए ताकि लोगों को ऑलरेडी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द खत्म की जा सके। लोगों की समस्याएं सुनते सीएम धामी की ये तस्वीरें आपके साथ। तो लगातार एक्टिवनेस मुख्यमंत्री धामी की देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को वो जान रहे हैं और इसी कड़ी में खटीमा दौरे पर वो यही करते नजर आए। हरीश खन्ना मेरे साथ फोन लाइन पर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, किस तरह की समस्याएं खटीमा दौरे के दौरान लोगों ने सीएम धामी के सामने रखी और उनकी तरफ से फिर क्या निर्देश जारी किए गए? देखिए, दरअसल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज के बात करें तो आज उनका खटीमा दौरा था और जहां पर उन्होंने तमाम जो लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी समस्याओं को सुना है और कई ऐसी समस्याएं थी जिन लोगों की उनकी वहीं पे उनकी समस्या का समाधान भी निकाला गया। तो बिल्कुल कहीं न कहीं साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार जनता से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रह रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज उनका खटीमा दौरा रहा, बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। ऐसे में तमाम जो जनता दरबार है, सरकार जनता के दरबार, तो ये तमाम जो कार्यक्रम है किए जा रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कई जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोगों से वार्ता हो रही है। लोग जब सीएम आवास तक नहीं पहुंच पाते हैं या सीएम तक नहीं पहुंच पाते हैं, सचिवालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की जो मुखिया हैं वो खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जी, इसके बाद फिर लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आए? देखिए, सीएम तो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उसके बाद क्या अधिकारी उनकी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो या फिर जो स्कूल की हो, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है लगातार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई ऐसी समस्याएं हैं लोगों की, जो जमीन विवाद का मामला है उस पर भी आज मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारी जो है वो इस बात को अमल कर रहे हैं और अमल में लाएंगे भी, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं और सख्त इस समय मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। तमाम जगहों पर जो लोगों की समस्या है उसका समाधान के लिए अधिकारियों को कहा गया है कि लोगों की समस्याओं को सुने और उनकी जो समस्या है उनका हल निकाला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और इस दौरान वो कहते नजर आए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारतीय उत्पाद यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचे स्तर के होने चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें सिर्फ मानक ब्यूरो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। के सदस्य हैं, सभी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं। मैं पूरे BIS के सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का संकल्प है, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हो बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों।
तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में इनका उपयोग करना चाहिए और अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड हमको बनाने चाहिए। हम संकल्प लें कि हम हर क्षेत्र में अपने स्टैंडर्डों को बिल्कुल उच्च स्तर का बनाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण, अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण, अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक जिहाद के लिए कोई जगह नहीं। ये सब कुछ यहाँ पर नहीं चलने वाला और इसे रोकने के लिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे वर्ग से आगे आने की अपील की, आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब कुछ प्रेम और भाईचारे के साथ होता है, सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा, यानी कि भूमि जिहाद भी नहीं चलेगा और साथ ही कुछ मामले जो थूक जिहाद के निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएम धामी ने यह भी कहा कि समाज के अंदर खराब चीज़ों को रोकने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए गलत के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ। जो भी गलत चीज़ है वो बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड में ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई यहाँ के माहौल को खराब करने की साजिश रचे। हाल ही में पर्यटक नगरी मसूरी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के निवासी दो भाई नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसी चाय को अपने कस्टमर्स को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार कठोर है लेकिन जरूरी निर्णय भी ले रही है। जहां पे जो चीज जरूरी होता है वो लेने से हम पीछे नहीं हटते। यूसीसी इसी के मद्देनजर एक अहम फैसला उन्होंने अपनी सरकार का बताया। उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून की बात कही, दंगा विरोधी कानून का उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि जल्द ही प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भी लागू होने जा रहा है और उसके बाद इस तरह के जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं इनको रोका जा सकेगा, इन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इस उम्मीद के साथ सीएम धामी ने अपनी बात रखी। उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू होने वाला है। और वो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए हैं, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, और इसका मैंडेट, इसका यह जनादेश हमको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था कि आप कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, पथराव करेगा, इसमें कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान होगा, उस निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अब उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी भाई। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। रोटी और चाय में थूकने का मामला, थूक जिहाद पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया। थूकने वाले जिहादी नहीं बल्कि पागल लोग हैं, ये कह रहे हैं हरीश रावत। कह रहे हैं कि ये घृणा के पात्र हैं, ये मानसिक रोगी हैं। इस तरह के लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं, परेशान हैं, उन्हें जेल में रखा जाए और जेल में रखकर ऐसे लोगों की मानसिकता ठीक होनी चाहिए। ये थूकने वाले लोग जिहादी नहीं हैं बल्कि ये पागल लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है, इन्हें मानसिक रोगी बता रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। रोटी और चाय में थूकने के मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है ऐसे लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए, वहां रखकर इन लोगों की मानसिकता को ठीक करवाया जाना चाहिए।
वही खाने पीने की चीजों में थूक कर या अन्य आपत्तिजनक चीजों को मिलाकर देने के मामले में हंगामा होने के बाद मुस्लिम संगठन ने भी सामने आकर सफाई दी। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित ईदगाह मदरसे में जमीयत उलेमा संगठन से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन आरोपों का खंडन किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मुसलमान कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ रहते आए हैं। कुछ लोग जरूर अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोदने की कोशिश कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, अगर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजों में थूक मिलाता है या कोई और आपत्तिजनक चीज मिलाकर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब खड़े हैं इस दिशा में, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इक्के दुक्के लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम को निशाना बनाया जाना ये गलत बताया उन्होंने। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और क्या वो थूक करके दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, अगर चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो। अगर किसी का धर्म ख़राब करने के लिए और ईमान ख़राब करने के लिए इस तरह की कोई हरकत करता है तो मैं समझता हूँ कि ये समाज के अंदर बहुत गिरी हुई बात है और बहुत गंदी हरकत है, इसकी मजम्मत हो। वहीं उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर क्रिकेट लीग का शुभारंभ, जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 8 टीमें 8 थीम्स के साथ इसका प्रचार करती हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को लेकर नए नए तरीके अपना रहा है और इसी कड़ी में एनएचएम उत्तराखंड में लोकप्रिय खेल क्रिकेट के जरिए जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। आज से उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई। लीग का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया। इस हेल्थ प्रीमियर लीग की खास बात यह है कि इसके मैच सरकारी विभागों की 8 टीमों के बीच खेले जाएंगे। ये हेल्थ प्रीमियर लीग 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ प्रीमियम लीग का आयोजन किया। इसमें सरकारी विभागों की 8 टीमें भाग ले रही है। टीमों को जो भी थीम दी गई, ये सभी टीमें उसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी, इसका प्रचार करेंगी। साथ ही कहा गया कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में उत्तराखंड के लिए हमें इस दिशा में उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के तमाम लोगों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए इस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें उनकी सेहत के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उस स्वास्थ्य को ठीक रखने के बारे में और ज़्यादा जागरूक किया जा सके। इसे देखते हुए जिलों में भी क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित करवाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मोटिवेट किया जा सके, युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, खेल के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक देहरादून के बाद हल्द्वानी और श्रीनगर में भी हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। हरीश हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, इस क्रिकेट लीग के जरिए स्वास्थ्य से संबंधित क्या संदेश देने का प्रयास? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरह से इसका उद्देश्य ये है, जो यहाँ पर जो उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर जो क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, इसकी जो 8 टीमें हैं, यानी स्वास्थ्य से एक तरफ जो स्वच्छता को लेकर के हो या फिर अपने हेल्थ को लेकर के हो कि इंसान किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सके और किसी भी बीमारी से वो दूर रह सके, इसको लेकर के प्रमोशन यहाँ पर एनएचएम की तरफ से किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। आज डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और ये प्रत्येक जिले में, यानी कि हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के 13 के 13 जिले में इस तरह का आयोजन होना है। सभी जो विभाग हैं वो इसमें अपनी टीम बनाएंगे और उसको जो भी इसमें जो भी यहाँ पे जीत हासिल होगी जिसकी, उसको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर की जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे वो हृदय रोग से संबंधित हो, चाहे वो अलग अलग बीमारियों से संबंधित हो, तो उसको लेकर के लोगों को जागरूक करने का। इस हेल्थ प्रीमियर लीग में कितने मैचेस खेले जाएंगे?
देखिए, इसमें 8 टीमें बनाई गई हैं और प्रत्येक जिले में जो है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ये आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जो विभाग होंगे, अलग अलग विभाग, वो आपस में अलग अलग टीमें बना सकते हैं। मैच यहाँ पर होंगे, क्रिकेट मैच का आयोजन इसमें किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कहीं न कहीं एक जागरूकता अभियान को लेकर के है कि किस तरह से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। एक मैसेज देने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है क्रिकेट लीग को लेकर। जी। और जो टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो उनके प्लेयर्स हैं, वो कितने मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनकी तरफ से क्या रिएक्शन, कितने उत्साहित? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त हो, स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त हो। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो सरकारी जो विभाग हैं वो अपने रोजमर्रा के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने एक योजना ये बनाई है कि जो अलग अलग विभाग होंगे वो 8 यहाँ पर टीमें यहाँ पर बनाई जाएंगी। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून की जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसका आज जो हेल्थ प्रीमियम लीग का जो उसका शुभारंभ आज किया है और सभी जो विभाग हैं अलग अलग टीमें यहाँ पर बनाई जाएंगी और जो टीमें यहाँ पर होंगी उसको थीम यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा कि किस तरह से इसका प्रचार प्रसार करना है। और प्रत्येक जिले की बात करें, उत्तराखंड के 13 जिलों में ये आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल का भी आयोजन, ये जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा देहरादून के बाद हल्द्वानी, श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर ये जो प्रीमियर लीग है वो किया जाएगा, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से नीलांग घाटी में अत्यंत महत्वपूर्ण नवनिर्मित मोटर पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और बीआरओ कमांडेंट भी वहां पर मौजूद दिखे। विधायक सुरेश चौहान ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को गति मिल रही है, लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। इस अवसर में सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को इस पुल की मैं बधाई देता हूं। आर्मी को और जो बन चुके हैं उनको जो है उनका विधिवत उद्घाटन हुआ और मैं यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर जो बीआरओ के कमांडर हैं श्री श्रीवास्तव जी, आज जो हमारा यहाँ पर जो कच्छा सेतु पुल बनकर तैयार हुआ और मैं बीआरओ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ और माननीय राजनाथ सिंह जी का और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है कि हमारी सीमाएं, हम सीमाओं तक कैसे सड़क से पहुंचे, उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारा एक कच्चा ब्रिज था। बहुत डिफिकल्ट स्थिति यहाँ पर थी और बीआरओ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 18 में काम शुरू हो गया था और आज जो है 24 में ये बनकर तैयार और इसका विधिवत जो है माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा वर्चुअल बैठक है जिसकी लंबाई 65 मीटर है और ये हमारा सितंबर 2018 में शुरुआत हुई थी। यहाँ की भौगोलिक और परिस्थितियों को देखते हुए हमने केवल 6 महीने का जहाँ पे काम करने को मिलता है, हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नीलांग वाइब्रेंट विलेज है वो जड़ांग वाइब्रेंट विलेज है वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं। धन्यवाद। उद्घाटन में माननीय विधायक जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। इस 75 परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी ने सिक्किम से किया है और यहाँ पे अपनी गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री सुरेश जी चौहान जी ने हमें अपनी देकर के हमें अनुग्रहित। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का समापन अब करीब आता जा रहा है क्योंकि शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद करने की तारीखें जो घोषित हो चुकी हैं। इस दौरान चार धामों के मुख्य मंदिरों में भक्तों का आना बंद हो जाएगा, लेकिन इन धामों से जुड़ी हुई आस्था और श्रद्धा वो कम नहीं होगी। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाते हैं, वहां जाकर पूजन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अहम जानकारी ये है कि बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर, केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर, यमुनोत्री धाम के भी 3 नवंबर और गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस दिन अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:14 पर
इन कपाटों को बंद किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन निवास मुखबा गांव में जाकर कर सकेंगे। तो चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां तय कर ली गई है, इनकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। ऐसे में 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट सबसे अंत में बंद होंगे और केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। और इस तरह से 4 धाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ती हुई, समापन की तरफ आगे बढ़ती हुई। आप श्री प्रमुख साहब की गरिमामय उपस्थिति, सभी तीर्थ पुरोहितगण, मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में आज मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न, अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया है। दशहरे की आधी रात से गंगा नहर को बंद कर दिया गया। दरअसल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा हर साल गंगा नहर की मरम्मत के लिए, गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जाता है, इसे बंद किया जाता है। इस बार दशहरे की आधी रात से इसे बंद कर दिया गया। ये क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर की आधी रात को गंगा नहर को वापस से खोला जाएगा, साफ सफाई पूरा होने के बाद। इस दौरान पवित्र हर की पौड़ी पर भी जल की मात्रा बहुत कम रहती है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के मुताबिक गंगा नहर की मरम्मत के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें गंगा नहर हर की पौड़ी पर स्नान लायक जल ही छोड़ा जाएगा। नहर है, ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेन्यूएशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने हैं। भीमगढ़ बैराज में भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे इस बार। दूसरा, घर की पैड़ी पे जो हमारा पानी देने का, वो इस बार भी हमारा काम चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा पोगलन चल रही है, तो बंदा लगा रहे हैं कांगड़ा ब्रिज के नीचे। और हर की पैड़ी पे हम जो हमारी OSC है, पुरानी अफरतीधारा, वहाँ से हम पानी यहाँ प्रॉपर देंगे और आरती के समय भी प्रॉपर पानी दिया जाएगा। वहीं जोशीमठ में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा दरकने से मजदूरों ने वहां से भागकर समय रहते जान बचा ली अपनी। वहीं एक मशीन जरूर वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है। जोशीनगर से 12 किलोमीटर पहले निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। इसी दौरान धमाके की आवाज से एक पहाड़ी का हिस्सा दरक गया, इससे भूस्खलन हो गया और मलबा सीधा सड़क पर आकर गिर गया। गनीमत रही कि कार्य कर रहे मजदूर इसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन पेड़ कई सारे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त जरूर हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सड़क निर्माण में लगी एजेंसी गुपचुप ब्लास्टिंग वहां पर करवा रही है, जिस वजह से सेलंग और जोशीमठ नगर में एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है।